Good morning students. Our today's teaching topic is related to solve editing. एडिटिंग को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका आज हम बताएंगे आपको। एडिटिंग का सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप हर लाइन में, जिस भी लाइन में ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, उस लाइन में एक मिस्टेक जरूर है और वो मिस्टेक है प्रीपोजिशंस की, कंजक्शंस की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, टेंस और वर्ब की। इसके अलावा और शायद ही कोई मिस्टेक मिले, यही दो या तीन चीज़ों की मिस्टेक्स मिलती है। ये बात हम अपने हर वीडियो में बताते हैं आपको, अपनी हर टीचिंग में, ताकि आपको हमेशा के लिए बात याद रहे। तो आइए सबसे पहले पहली लाइन को, इस पैसेज के पहली लाइन को रीड करते हैं और एरर को फाइंड करते हैं, मिस्टेक को फाइंड करते हैं। मिस्टेक है कहाँ पर, इस चीज़ को जानने की कोशिश की जाएगी। तो लिखा हुआ है आई वेंट टू द पूल, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है, आप कितना ढूंढोगे मिस्टेक नहीं मिलेगा। टू द पूल देन नो वन, ये एक लाइन है, यहाँ पर ये ऑप्शंस दिया हुआ है, यानी डेफिनेटली कोई ना कोई मिस्टेक जरूर होगी। तो वो मिस्टेक क्या है? मिस्टेक्स है आई वेंट टू द पूल देन नो वन। जब कभी भी समय को इंडिकेट करें, जब कभी भी टाइम को इंडिकेट करें, तो हम वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन अगर है, रिलेटिव प्रोनाउन की अगर बात कर रहा है, तो हम वहां पर व्हेन का यूज करेंगे। व्हेन तो रिलेटिव प्रोनाउन ये यहाँ पर, जबकि देन कोई रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। आप एक बार रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो टाइम को इंडिकेट कर रहा है, देन दिया है, यानी हमें एरर मिल गया। नो वन में कोई एरर निकाल ही नहीं सकते, इस सेंटेंस में कोई एरर निकाल ही नहीं सकते आप, तो देन एरर है। तो जैसे ही हमें एरर मिलता है, हम तुरंत एरर को सबसे पहले लिखते हैं। अब इसकी जगह पर करेक्शन क्या हुआ, जैसे कि मैंने बताया टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन यूज हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन, यानी देन की जगह पर जो करेक्शन है वो व्हेन होगा। ऑप्शन नंबर ए, व्हेन नो वन वाज देयर, फुल स्टॉप है, नो मिस्टेक। द प्लेस बीइंग क्वाइट, बहुत आसानी से आपको मिस्टेक मिल गया होगा, सेंटेंस को पढ़ते ही मिस्टेक मिल गया होगा। क्यों? क्योंकि द प्लेस नो मिस्टेक, क्वाइट नो मिस्टेक, क्वाइट को क्वाइटर या क्विट थोड़ी ना आप लिख देंगे, हमें सेंटेंस थोड़ी ना बदलना है, यानी इस बीइंग में मिस्टेक है, बीइंग एरर है। तो एरर मिलते ही सबसे पहले यहाँ आप एरर लिख दीजिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रह जाए। अब एरर की जगह पर हमें करेक्शन लगा। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, यू नो दैट बीइंग इज द फॉर्म ऑफ बी बीइंग बीइंग, ये वर्ब होती है बी बीइंग बीइंग, जबकि यहाँ ये द प्लेस नाउन है, द प्लेस सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ग्रामर। तो बीइंग तो हम लिख नहीं सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि बी बीइंग बीइंग, अब बी के फॉर्म क्या होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर। अब वाज हम यहाँ यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर में दिया गया है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। ये इफ आवर subject is singular then verb is singular, subject is plural then verb is plural, s is equal to s and p is equal to p। ये बनाया हुआ, खुद का अपना बनाया हुआ फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। तो इज, एम, आर नहीं यूज कर सकते, वर्ब नहीं यूज कर सकते क्योंकि सिंगुलर है, तो हम वाज यूज करेंगे, बी का फॉर्म है वाज, तो यहाँ पर वाज हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि वाज ही क्यों यूज किया है। देखिए वेंट दिया है, यानी पास्ट फॉर्म में पैसेज है, वाज दिया है यानी पास्ट फॉर्म में पैसेज है, तो हम इसीलिए यहाँ भी वाज यूज कर ली, इज, एम, आर यूज नहीं किए हैं। आइए वर्ब का ऑप्शन बी यूज सॉल्व करते हैं। ऑप्शन बी क्या कहता है ना, यानी सेंटेंस को पढ़ते ही, कभी कभी तो होता है सेंटेंस को ना पढ़ो तो भी आपको एरर मिल जाएगा, जैसे कि इस सेंटेंस में है, जैसे ही स्टार्टिंग में पढ़ा और हमें एरर मिल गया। कैसे? आ वाटर, एक पानी, क्या आप पानी को कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या आप वाटर को कैलकुलेट कर सकते हैं? नो वन कैन कैलकुलेट वाटर, बिकॉज वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन एंड नो वन कैन यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन और विद अनकाउंटेबल नाउन ए एन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए एन आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हैं, तो क्या यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ? द का यूज करेंगे, दी का यूज
करेंगे, लेकिन आर्टिकल ए एंड का यूज नहीं करेंगे। तो वाटर अनकाउंटेबल ही तो है, यानी हमें एरर ए मिल गया है। सेंटेंस को पढ़ते ही मिल गया, बाकी सेंटेंस आप 10 बार पढ़िए, कितनी भी बार पढ़िए, लेकिन फिर आपको एरर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक सेंटेंस में, एक लाइन में सिर्फ एक एरर मिलेगा, बाकी दूसरा तीसरा एरर नहीं मिलेगा। यही रूल है एडिटिंग का, इसीलिए तो कहते हैं सबसे आसान है एडिटिंग। तो ए की जगह पर जैसे ही एरर हमें ए मिला, ए हमने तुरंत लिख दिया ताकि हाफ मार्क्स तो पक्के हो ही जाए। अब ए की जगह पे द वर्ड का यूज होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल के पहले अनकाउंटेबल के साथ हम द का यूज करते हैं। ऑप्शन सी क्या कहता है? ऑप्शन सी में एरर कहाँ है? द वाटर वाज स्टिल एंड द चाइल्ड वाटर वाज सो वाइट एंड क्लियर ना। बॉटम वाज में कोई मिस्टेक नहीं निकाल सकते, वाइट एंड क्लीन में भी कोई मिस्टेक आप नहीं निकाल सकते। एंड से दोनों वर्ड जुड़ा है, एंड का यूज आप जानते हैं। तो मिस्टेक है कहाँ, एरर है कहाँ? डेफिनेटली एरर यहाँ पर। जैसे ही एरर मिला हमने बिना सोचे कुछ भी एरर लिख दिया, ठीक है। अब करेक्शन तो अपने आप ही हो जाएगी जहाँ सेंटेंस ब्रेक या 2 बार पढ़े। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं सो का यूज है और यहाँ अगली लाइन में एज का यूज है। सो एज, इसका इस्तेमाल आप पढ़े होंगे। देख लीजिए पूरे सेंटेंस में कहीं भी नेगेटिव फीलिंग आ रही है, कहीं भी नेगेटिव वर्ड लिखा हुआ है। बहुत आसान सी बात है कि कहीं भी नेगेटिव वर्ड नहीं लिखा है, यानी ये पॉजिटिव सेंस इंडिकेट करता है। और जब पॉजिटिव सेंस इंडिकेट करता है तो हमारा ग्रामर रूल यही कहता है कि उस समय हम एज को इंडिकेट करें। क्यों? क्योंकि सो एज नेगेटिव सेंस को इंडिकेट करता है, एज पॉजिटिव सेंस को इंडिकेट करता है। तो व्हाट वी राइट अंडर करेक्शन, वी हैव टू राइट एज इंस्टेड ऑफ सो। तो सो की जगह पर हम यहाँ पर एज का यूज करेंगे पॉजिटिव इंडिकेशन के लिए। तो सी नंबर भी इसी तरह सॉल्व हो गया। सिर्फ सेंटेंस को पढ़ना है, सेंटेंस को एक बार पढ़िए एकदम पेशेंस के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका पेपर छूट रहा है तो लास्ट में कर लीजिए, 4 मार्क्स है। 100% आप अगर पेशेंस धैर्य के साथ करेंगे, थोड़ा माइंड को ऑब्जर्व करके करेंगे तो डेफिनेटली 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स गेन कर लेंगे। लास्ट में करिए एज अ बाथटब ना, एज हो गया तो डेफिनेटली इतने में कोई मिस्टेक नहीं है। आई वॉज टिमिड फॉर गोइंग अप अलोंग। एक बात मैं इसे सॉल्व करने से पहले बता दूं आपको कि ऑफ, इन, एट, ऑफ, टू, विद, ये 4-5 प्रीपोजिशन ऐसे, इन्हें बहुत डिटेल पढ़ लीजिए आप, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा एडिटिंग हो जिसमें इसका यूज ना किया गया। अभी तक जितने भी 5 या 6 वीडियोस मैंने इसके बनाए हैं एडिटिंग पे, उन सभी में प्रीपोजिशन चाहे एक ही इस्तेमाल हुआ हो, कम से कम 2 तो हुए ही हैं ना। इसमें भी आप देख लीजिए ना, लेकिन चाहे एक ही हुआ जरूर है। तो इनको बहुत डिटेल और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए तो आपके 2-3 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, मिस्टेक्स आई वॉज, कोई मिस्टेक नहीं है। आई वर कर देंगे तो आप ख्वाबों में चले जाएंगे, ख्यालों में चले जाएंगे। इफ आई वर द पीएम, प्राइम मिनिस्टर, वो ऐसे सेंटेंसेस वर के यूज होते, जबकि ऐसा कोई सेंटेंसेस यहाँ नहीं है, इसलिए आई वॉज करेक्ट। टिमिड में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अच्छा एक बात है, आपके पास समय में तो इन सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं, सीधा प्रीपोजिशन आया यहीं पर अटैक करिए, डायरेक्ट अटैक ऑन दैट पॉइंट ना। इधर उधर देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आपको प्रीपोजिशन में ना तो डेफिनेटली यही मिस्टेक होगी। अब फॉर गोइंग अप अलोंग, डियर स्टूडेंट्स, अगर यही मिस्टेक है आप पढ़ रहे हैं तो तुरंत एरर पे आप फॉर लिख दीजिए। इसकी जगह करेक्शन क्या होगा यही देखना है। तो फॉर की जगह करेक्शन क्या होगा? आई वॉज टिमिड फॉर गोइंग अप अलोंग। जब कभी कंडीशन की बात करें, जब कभी पोजीशन की बात करें, जब कभी कारण की बात करें, जब कभी रिलेशन की बात करें तो ऑफ का यूज होता है। और इनमें से कोई एक कारण है जिस वजह से हम यहाँ पर ऑफ लिख रहे हैं, आपको बताना होगा वो कारण क्या है। क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से ऑफ लिखा है? क्योंकि यहाँ कारण इंडिकेट कर रहा है, काज बता रहा है कि वजह बताए तो ऑफ का यूज, कारण बताए तो ऑफ का यूज, रिलेशन बताए तो ऑफ का यूज किया जाता है ना। अप अलोंग, ऊपर की वजह से मैं डर गया ना, तो इसलिए ऑफ का यूज हुआ है। इस तरह से एडिटिंग सॉल्व हुई है ना। दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग एडिटिंग इफ यू नो क्लियरली prepositions, parts of speech, tense and verb also. Thank you so much.